हेलो दोस्तों, मैं कॉन्स्टेंस हूँ। मैं 15 साल की हूँ। 2 साल पहले एक बिलियनर फैमिली ने मुझे अडॉप्ट कर लिया, जिससे मुझे ये लाइफ मिली जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैं आपको इस बारे में सब डिटेल में बताती हूँ, अच्छा भी और बुरा भी। आपको मेरी स्टोरी जरूर इंटरेस्टिंग लगेगी। प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे डैड हमको छोड़ के चले गए। मेरी मॉम हमेशा मुझसे कहती थी कि वो एक अच्छे इंसान नहीं थे, हम उनके बिना ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन फिर भी मैं ये सोच कर बड़ी हुई कि जब डैड अपना काम खत्म करके वापस आएंगे घर तो वो मुझे प्यार से गले लगा लेंगे। मेरी मॉम का कोई प्रोफेशन नहीं था, उन्हें जो जॉब मिलती वो कर लेती थी। जब वो बीमार हुई तो बहुत टाइम तक अनएम्प्लॉयड रही। 9 साल की उम्र में मॉम ने मुझे ग्रुप होम में भेज दिया क्योंकि वो मेरी देखभाल नहीं कर पा रही थी। वो हर हफ्ते मुझसे मिलने जरूर आती थी और वो हमेशा कहती थी कि हम एक अच्छा सा घर लेंगे और पहले की तरह एक साथ रहेंगे। लेकिन वो सड़कों पर रहती थी और उनके पास कोई घर भी नहीं था, इसीलिए हमारा साथ रहना बहुत मुश्किल था। अगले साल से मॉम ने मिलने आना बंद कर दिया। मैं बहुत परेशान हो गई उनके लिए। मैंने ग्रुप होम में हेल्प मांगी। तब मुझे पता चला कि मॉम हॉस्पिटलाइज थी क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कुछ टाइम बाद जब मुझे उनकी डेथ का पता चला तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। वैसे तो मैं छोटी थी पर मुझे फिर भी ये पता था कि मॉम की लाइफ गरीबी की वजह से गई थी। ग्रुप होम में हमारी अच्छी देखभाल होती थी, लेकिन हम सभी अडॉप्ट होना चाहते थे और एक फैमिली चाहते थे। जो बच्चे अडॉप्शन क्राइटेरिया में फिट होते थे उनको होम मैनेजमेंट अडॉप्टिंग फैमिली को रेकमेंड करता था। फैमिली सभी ऑप्शंस को देखकर फिर बच्चों से मिलते और फिर डिसाइड करते थे। फैमिलीज मोस्टली 4 से 5 साल के बच्चों को प्रेफर करती है। इस उम्र के बच्चों की देखभाल करना आसान होता है क्योंकि अब वो थोड़े बड़े हो चुके होते हैं। साथ ही इस उम्र में फैमिली उनको अपने अकॉर्डिंग बड़ा कर सकती है। दूसरी तरफ मैं 13 साल की थी और प्यूबर्टी होने की वजह से मेरे अडॉप्ट होने के चांसेस मुश्किल थे, इनफैक्ट बिल्कुल भी नहीं थे। एक दिन होम डायरेक्टर ने मुझे बुलाकर कहा, एक फैमिली है जिनके क्राइटेरिया में मैं फिट होती हूँ और तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। उस फैमिली में 8 साल का लड़का था और उनका कोई और बच्चा भी नहीं था। उनको चिंता थी कि उनका बेटा फ्यूचर में अकेला न रह जाए। वो उसके लिए एक बड़ी बहन चाहते थे, इसलिए वो मेरी उम्र की लड़की को अडॉप्ट करना चाहते थे। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। वो डायरेक्टर के ऑफिस में आने वाले थे और उनका वेट करते करते मेरे पाँव कांप रहे थे। थैंकफुली हमारी पहली मुलाकात काफ़ी अच्छी रही। उन्होंने कहा कि मैं उनको बहुत पसंद आई और मैं उनके बेटे के लिए एक बड़ी अच्छी बहन बनूंगी। फिर डायरेक्टर ने बोला, कॉन्स्टेंस अपना सामान पैक कर लो और अपने दोस्तों को गुड बाय बोल दो। तुम्हारी नई फैमिली दूसरे शहर में रहती है और ये तुम्हें आज ही लेकर जाएंगे। मुझे बिल्कुल भी उनकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। फाइनली अब मेरी एक फैमिली थी। होम के सामने 3 लग्जरी कार हमारा वेट कर रही थी। हम सबसे आगे वाली कार में बैठे और बाकी की कार हमारे पीछे चलने लगी। ये मेरी पहली प्लेन राइड होने वाली थी। मैंने एयरपोर्ट सिर्फ मूवीज में ही देखा था। मैंने अपनी नई मॉम से पूछा, क्या हम एयरपोर्ट से मेरे लिए टिकट्स खरीदेंगे? वो मुस्कुराई और उन्होंने कहा, तुमको टिकट नहीं चाहिए बेटा। मुझे एयरपोर्ट पहुंचने के बाद पता चला उनका क्या मतलब था। मेरी नई फैमिली के पास उनका अपना प्राइवेट एयरप्लेन था। ऑफ कोर्स मुझे अभी तक पता नहीं था कि वो बिलियनर्स हैं। उनको पैसे दुनिया में जगह जगह पर उनकी गोल्ड और सिल्वर माइन से आता था। मैं ऐसी अमीर फैमिली का मुझे अडॉप्ट करने का बस सपना ही देख सकती थी। थैंकफुली ये कोई सपना नहीं था। होम के डायरेक्टर ने कहा था, हम दूसरे शहर जाने वाले हैं, लेकिन हमारा प्लेन किसी सिटी में नहीं बल्कि एक आइलैंड में लैंड हुआ। ओशियन के बीच में ये आइलैंड ऑफ कोर्स मेरी न्यू फैमिली का था। उस पूरे आइलैंड पर बस एक ही घर था। मैंने इतना बड़ा घर पहले कभी नहीं देखा था। मुझे ये भी नहीं पता था कि इसको मैंशन कहते हैं। ओशियन के किनारे एक शिप खड़ा था। मुझे शायद आपको बताने की जरूरत नहीं, वो भी मेरी नई फैमिली का था। जल्दी ही मुझे पता चला कि इसको शिप नहीं यॉट बोलते हैं। मुझे अभी तक पता नहीं था, लेकिन मैं एक बिलियनर की जिंदगी जी रही थी। फिर मैं अपने भाई पाकर से मिली। वो 8 साल का बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसने एक अडल्ट की तरह कपड़े पहने हुए थे। अब से मैं उसकी बहन थी। मैं उसको हक करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन पाकर ने मुझे रोक दिया और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मैंने उससे हाथ मिलाते हुए कहा, हाय पाकर, मैं कॉन्स्टेंस। पाकर ने अपनी मॉम की तरफ देखा और कहा, कॉन्स्टेंस? जाहिर है उसे मेरा नाम पसंद नहीं आया। उसकी मॉम, मेरा मतलब मेरी नई मॉम, उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, डियर, हमारे यहाँ लोगों के कॉन्स्टेंस के बजाय मॉडर्न नाम होते हैं। क्या हम तुम्हें अब से जैस्मिन बुला सकते हैं? मुझे पता था मेरा नाम ओल्ड फैशन्ड है, लेकिन मेरी मॉम ने मुझे नाम दिया था। फिर भी मैं कुछ नहीं बोली और मैंने हाँ में सर हिला दिया। घर में बहुत सा स्टाफ था, कुक्स, ड्राइवर्स, बटलर्स और नौकर। इसके अलावा उन्होंने मुझे बताया कि मेरी एक पर्सनल मेड भी है। वो आई और कहा, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। वो मुझसे 4 या 5 साल बड़ी थी। उसका नाम मैरी जेन था। जब वो मुझे रूम में लेकर गई तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ये बिल्कुल एक बिलियनर का कमरा लग रहा था।
वहाँ एक बेड था जिसमें 5 लोग सो सकते थे। वहाँ चारों ओर चेयर्स थी और दीवारों पर पेंटिंग्स थी। मैं 13 साल की लड़की थी, लेकिन ये रूम इंग्लैंड की एक क्वीन का लग रहा था। मैं मैरी जेन से अपनी नई फैमिली के बारे में जानना चाहती थी। वह पहले तो झिझक रही थी, लेकिन जब हम फ्रेंडली हो गए तो वो मुझसे बात करने लगी। मेरी नई फैमिली हर गर्मियों में कुछ महीने आइलैंड पर बिताती है, क्योंकि मेरी नई मॉम को होटल्स में रहना पसंद नहीं है। बहुत सी सिटी में उनके घर हैं, हर घर दूसरे से ज्यादा लग्जूरियस है। मैंने डॉक पर जो यॉट देखा था वो सबसे छोटा है। वो जिसे यूज करते हैं वो इससे कम से कम 3 गुना बड़ा है। हर बार मैरी जेन जब कुछ बताती तो मैं कहती सच में? वो मुस्कुराती और बोलती सच में। मैंने उससे ऐसे शानदार चीजों के बारे में सुना, मैंने शायद 20 बार सच में कहा होगा। अगले दिन कुछ अजीब हुआ। घर में एक पिक्चर हॉल था जहां पाकर और मैं एक मूवी देख रहे थे। मैरी जेन ने मुझे बताया कि मेरे नए डैड स्टडी रूम में मेरा वेट कर रहे हैं। जब मैं अंदर गई तो वहां पे एक और आदमी था जो सूट में था। मेरे नए डैड ने मुझसे कहा, तुम्हारा हमारे परिवार में स्वागत है। ये हमारे लॉयर मिस्टर ओवेंस हैं। हमें कुछ कानूनी मामलों के बारे में बात करनी है। जब वकील ने कहा कि जैस्मिन, मैंने कुछ मामलों के रिगार्डिंग कुछ कॉन्ट्रैक्ट रेडी किए हैं, तो प्लीज़ आप इनको पढ़कर साइन कर दो। मुझे बहुत सरप्राइज हुआ। इसके बाद वकील ने मुझे एक एक करके डॉक्यूमेंट्स दिए और मुझे बताने लगे वो किस बारे में है। ये डॉक्यूमेंट नाम बदलने के लिए है। हम एक पिटीशन फाइल करेंगे और आपका नाम जैस्मिन हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के बारे में है। फ्यूचर में आपका हिस्सा होगा, लेकिन आपका प्रॉपर्टी में हिस्सा पाकर से कम होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट सोशल मीडिया यूज करने के बारे में है। इसमें आपको टिकटॉक या इंस्टाग्राम अकाउंट खोलने और फैमिली के किसी भी तरह की जानकारी शेयर करने की मनाही है। फाइनली ये कॉन्ट्रैक्ट आपके पॉकेट मनी के लिए है। हर महीने आपको इसमें बताए हुए पॉकेट मनी दिया जाएगा और आप इससे ज्यादा डिमांड नहीं कर पाओगी। मुझे इसे बताने के बाद वकील ने मुझे एक पेन देते हुए कहा, प्लीज इस एग्रीमेंट में नीचे साइन कर दो। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, पर मैं कुछ बोलने की सिचुएशन में नहीं थी और मुझे साइन करना पड़ा। हम लगभग 1 महीने तक आइलैंड पर रहे। ये मेरी सोची हुई लाइफ के आसपास भी नहीं था। पाकर और मेरे नए डैड मुझसे दूर थे। मेरी नई मॉम कभी कभी मुझसे बात करती थी, पर यही बात होती थी कि पाकर के साथ चीजें कैसी हैं, किस तरह की चीजें एक साथ करते हो। अनफॉर्चुनेटली मेरे रिप्लाई वैसे नहीं होते थे जैसे वो सुनना चाहती थी। मैं अपने नए भाई के क्लोज होना चाहती थी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि पाकर ने हमारे बीच ऊंची दीवार बना ली थी। मेरे नए डैड को कुछ काम था, इसलिए एक सुबह हमारा प्राइवेट जेट आइलैंड पर आया और हमें लंदन ले गया। कुछ दिन बाद हम लोग टोक्यो गए और हम वहाँ केवल 3 दिन रुके। फिर हम वहाँ गए जहाँ हम एक्चुअली में रहते थे। हम हमेशा अपने प्राइवेट जेट से ट्रैवल कर रहे थे और जिस भी सिटी में हम जाते थे तो हम अपने घर में ही रहते थे। जब मैं छोटी थी तो मैं अलग अलग कंट्रीज में जाना चाहती थी, लेकिन ये ट्रिप्स वैसे नहीं थे जैसे मैंने इमेजिन किए थे। सिक्योरिटी रीजन से हम कभी बाहर नहीं गए। जब आप घर के अंदर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लंदन में हो या टोक्यो में। 2.5 साल पहले माफिया ने पाकर को किडनैप करने की कोशिश करी थी। शुक्र है कि बॉडीगार्ड्स ने उन्हें रोक लिया। किडनैपर्स ने कन्फेस किया कि वो पाकर को किडनैप करने वाले थे और $50 मिलियन की डिमांड करने वाले थे। इस इंसिडेंट के बाद सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई। स्कूल जाना पाकर के लिए डेंजरस मानते हुए पाकर को प्राइवेट टीचर्स की हेल्प से घर में ही पढ़ाया जाने लगा। अब जब मैं उनकी बेटी थी तो वही सिक्योरिटी मेजर्स मुझ पे भी अप्लाई होते थे। जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैं परेशान हो गई। मैं बहुत अकेला महसूस कर रही थी। मैं स्कूल जाने और नए दोस्त बनाने के लिए एक्साइटेड थी। अगर मैं होम स्कूल में पढ़ती तो मेरे आसपास सिर्फ एक बच्चा पाकर होता, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं हमेशा अडॉप्टेड होना चाहती थी ताकि मेरी भी एक फैमिली हो, लेकिन ये डेफिनेटली वैसा नहीं था जैसा मैं चाहती थी। पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी फैमिली बहुत रिच है, लेकिन तब मैंने देखा कि सब कुछ एक हद तक ही अच्छा होता है। हद से ज्यादा रिच होना भी सही नहीं। मुझे लगता है कि पाकर भी अपनी लाइफ से खुश नहीं था, लेकिन वो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। मेरी नई मॉम एक बिजनेस ट्रिप पर दूसरी सिटी गई थी। मैंने उन्हें बिना बताए ग्रुप स्कूल वापस जाने के बारे में सोचा, लेकिन फिर मुझे ये लगा कि सही नहीं होगा। मैंने उनका वेट किया और जब वो वापस आई तो मैंने उनसे बात करी। मैंने कहा कि पाकर को एक सिस्टर की जरूरत महसूस नहीं होती और ना ही मुझे एक्सेप्ट करेगा। उन्होंने सोचा मैं सही थी। तुम सही हो डियर, जैसा हमने सोचा वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तुम जो चाहो करने के लिए आजाद हो। मैंने उनसे कहा मैं वापस ग्रुप स्कूल जाना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ और सजेस्ट किया जिसने मेरी लाइफ को बदल कर रख दिया। मैं एक प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल जाने वाली थी और वही मेरे स्कूल का खर्चा उठाने वाली थी। स्कूल के बाद अगर मैं कॉलेज जाना चाहूँ तो वो मुझे स्कॉलरशिप भी देंगी। अभी मैं स्विट्जरलैंड में एक प्राइवेट स्कूल में हूँ। क्योंकि ये बहुत महंगा बोर्डिंग स्कूल है, इसलिए यहाँ के स्टूडेंट्स की फैमिली बहुत रिच है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि उनमें से कोई भी बिलियनर नहीं है। मेरी नई मॉम मुझे टाइम टाइम पर फोन करती हैं और मुझे मेरी गर्मियों की छुट्टियों पर पाकर के साथ बिताने के लिए इंसिस्ट करती हैं। पाकर ने भी मुझे एक बार कॉल करके इनवाइट किया।
मैं गर्मियों की छुट्टियां आइलैंड पर बिताने जाऊंगी। अगर कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।